हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिमांड एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग लास्ट टाइम मार्केट फैक्टर्स पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब टोटल डिटर्मिनेंट्स 10 डिटर्मिनेंट्स पढ़ चुके हैं, राइट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि और डिमांड फंक्शन भी हो चुका है हम लोग का, राइट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? सिंपल है। दाम बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा। दाम घटेगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। सेटेरिस पैरिबस। सेटेरिस पैरिबस। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सवाल है कि ये अदर थिंग्स मतलब क्या होता है? व्हाट आर दीज अदर थिंग्स? अदर थिंग्स का मतलब होता है अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। इसका टोटल मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही चेंज करेगा, और उसके वजह से अगर डिमांड चेंज होता है, बाकी बाकी जितना भी फैक्टर हम लोग पढ़े हैं, मतलब अगर टोटल 10 में से सिर्फ एक फैक्टर की वजह से अगर डिमांड चेंज होता है, और वो फैक्टर कौन सा फैक्टर है? प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, जिसको हम लोग ब्रैकेट में पीएन लिखा था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वो जो फैक्टर है उसकी वजह से अगर डिमांड में चेंजेस आता है, बाकी जितना भी फैक्टर्स है, पॉइंट 2 से लेकर 9 10 तक, टोटल 9 फैक्टर, वो सारा फैक्टर को कांस्टेंट मानना पड़ेगा आपको। सारा फैक्टर्स आपका कांस्टेंट हो जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पीएन, प्राइस ऑफ द कमोडिटी ही चेंज करेगा। उसको हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड। और लैटिन में सेटेरिस पैरिबस बोला जाता है। हम उसका स्पेलिंग एक बार अच्छा से यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइड में। सेटेरिस पैरिबस। सेटेरिस पैरिबस मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन के हिसाब से other things remaining unchanged या other things remaining fixed या other things remaining same, सब एक ही बात है। सिनोनिमसली यूज किया जाता है। other things remaining constant। ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमांड है। तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से आपका डिमांड कर्व कैसा बनेगा? आपका डिमांड कर्व ऐसा बनेगा। यहाँ पे आप प्राइस लिखिएगा, यहाँ पे आप क्वांटिटी लिखिएगा। आप लोग प्लीज शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल ना करें, पूरा फुल फॉर्म ही लिखिएगा। प्राइस का जगह में पी, क्वांटिटी का जगह में क्यू, ऐसा ना नहीं करना है आपको। आपका टीचर मार्क्स कट कर सकता है। अगर ठीक ठाक है, टीचर समझदार है, आपको पहचानता है तो ठीक है, बट हम लोग अवॉइड ही करते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना। मतलब शॉर्ट फॉर्म तो ऐसे भी लिखेंगे भी, P1 P2 P3 P0, ये सब P4 लिखा ही जाता है। एक बार प्राइस और एक बार क्वांटिटी फुल फॉर्म में लिख देना बेटर है। ये आपका डिमांड का है, याद रखना है। प्लॉटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें हाफ मार्क्स कट जाएगा अगर आप नहीं करिएगा तो। आप डिमांड कब बनाए हैं तो डी नहीं लिखिएगा, बस ऐसे छोड़ दीजिएगा तो मार्क्स कट जाएगा। भाई क्या चीज का कट जाए? डिमांड बना रहे हैं, डी लिखना है। सप्लाई बनाइएगा, एस लिखिएगा। जो भी कफ बनेगा, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सारा चीज का नाम रहता है, वो नाम देना जरूरी। तो सपोज ये मेरा डिमांड कर्व है। अब सपोज कर लीजिए ये आपका प्राइस है और ये आपका क्वांटिटी है। सपोज दिस इज P1 एंड दिस इज Q। अब मान लीजिए आपका दाम बढ़ जाता, दाम बढ़ गया तो जाहिर है डिमांड घट गया। तो भी अगर दाम P2 हुआ तो क्वांटिटी Q2 हो गया। अगर दाम आपका कम हो जाएगा,
P3 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी Q3 हो जाएगा। दिस इज Q3, दिस इज Q3। तो अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, आप सबका एरो देखिए, दाम बढ़ा क्वांटिटी कम हो गया, दाम घटा क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है, तो यही है इनवर्स रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन। तो अगर इसका सपोज कर लीजिए, अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो आप क्या लिखिएगा। अब हिंदी में तो लिखना नहीं, इंग्लिश में लिखना है, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हम लोग का। तो आपको लिखना पड़ेगा कि व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एक मिनट हम इसको कलर चेंज कर ले रहे, ब्लू सही नहीं लग रहा है हमको, रेड ठीक है, रेड ग्रीन ठीक है, वाइट भी ठीक है। तो सपोज कर लीजिए इंग्लिश में लिखना है तो when the price of the commodity increases, when the price of the commodity increases, its quantity demanded decreases, and when the price of the commodity decreases, its quantity demanded increases. Ceteris paribus। अगर आप ceteris paribus नहीं लिख रहे हैं तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखना जरूरी है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सपोज कर लीजिए आप दोनों ही नहीं लिखे, गुड, तो जीरो मिलेगा, कंग्रेचुलेशन, सीधा सीधी बात है। उसका उसके बिना लॉ का कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ठीक है, ये लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दाम बढ़ेगा डिमांड घटेगा, दाम घटेगा डिमांड बढ़ेगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड। बाकी फैक्टर को कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होगा, उसके वजह से डिमांड अगर चेंज होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, बहुत अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड आगे बढ़ जाता है। अब देखिए कुछ सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन व्हाई द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्वेश्चन नंबर 3, explain why sorry why the demand curve is negatively sloped. Question number 4, explain why the demand curve is demand curve slopes slopes downward from left to right. Question number 5 and 6. Question 5, explain why the demand curve is convex to the origin. और लास्ट सवाल, explain the inverse relationship between price and quantity demanded। आज हम लोग ये सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं, पार्ट 4, ये जो भी पार्ट है ध्यान में नहीं है, इसमें हम लोग सिर्फ अभी क्वेश्चन समझ ले रहे हैं।
नेक्स्ट पार्ट में हम इसका आंसर बता देंगे, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, 13 मिनट हो चुका है। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये सारा क्वेश्चन का एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज ये है, पहले गुड न्यूज दे दे रहे। गुड न्यूज ये है कि, अच्छा पहले बैड न्यूज दे दे। पहले बैड न्यूज ये है कि ये 6 क्वेश्चन को आपसे घुमा घुमा के इसी हिसाब से पूछता है। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट अल्फाज है एक्सप्लेन, 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 एक्सप्लेन। ठीक है, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन। आपको पता है वॉट और एक्सप्लेन में फर्क है। आप दोनों को सेम नहीं मान सकते हैं। वॉट अलग होता है, एक्सप्लेन अलग होता है। वॉट अलग होता है, वॉट अलग होता है, एक्सप्लेन अलग होता है। हम आपसे अगर वॉट के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको सिर्फ डेफिनेशन लेना है। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, दाम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा वगैरह वगैरह डॉट 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 अदर थिंग्स विल बी। मगर एक्सप्लेन का मतलब होता है कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कि दाम बढ़ा डिमांड घटा, दाम घटा डिमांड बढ़ा, क्यों, व्हाई, व्हाई दिस फेनोमेना इज हैपनिंग। हम आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप हमको डेफिनेशन बताइए, हमको जाननी नहीं। व्हेन आई एम आस्किंग यू एक्सप्लेन, देन एट द बैक ऑफ माय हेड आई एम अज्यूमिंग कि आपको उसका डेफिनेशन ऑलरेडी पता है। अब आप एक्सप्लेन करके दिखाइए कि वो डेफिनेशन वर्कआउट कैसे करता है। तो उसका 5 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूम्स। ठीक है, ये हम लोग 5 पॉइंट है जो हम लोग पढ़ेंगे। आंसर हम बता दिए अभी। दूसरा गुड न्यूज ये है कि ये 6 सवाल का सबका एक ही जवाब है। तो बीच में आपका सब और आ जाएगा, और सॉरी, और 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 इसका मतलब है कि ये सारा सवाल को एक ही हिसाब से ही पूछा जा रहा है, बस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दे रहा है। क्वेश्चन क्वेश्चन ट्विस्ट होगा, अब आपको लगेगा यार ये तो पढ़ा ही नहीं, बुक में तो है ही नहीं। बुक में तो सिर्फ बोले एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। आधा से ज्यादा बच्चा क्या लिखेगा, दाम बढ़ेगा डिमांड घटेगा, दाम घटेगा डिमांड बढ़ेगा, सेटोरिस का रिवर्स असम्पशन लिख देगा, उसका फैक्टर लिख देगा। भाई वो पूछ ही नहीं रहे हम आपसे। हम आपसे पूछ रहे हैं और सारा जितना भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं सबके एक ही मीनिंग है। सब सारा का एक ही मीनिंग है। सब यही बात पूछ रहा है आपसे कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। यहाँ पर आपका प्राइस है, यहाँ पे आपका क्वांटिटी है, ये डिमांड कर्व है, ऐसा क्यों है। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट क्यों जा रहा है, देखिए लेफ्ट से राइट देखिए, लेफ्ट से शुरू किए राइट में जा रहे हैं, क्यों, क्यों ऐसा हुआ। इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी का, दाम ये है क्वांटिटी है, दाम बढ़ा क्वांटिटी घटी है, तो इनवर्स रिलेशन क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि दाम बढ़ा क्वांटिटी घटा। बहुत सारा बच्चा लोगों को समझ में नहीं आता, तो वो लोग बहुत मोनोटोनस आंसर देता है, सर क्योंकि दाम बढ़ा। अरे भाई दाम बढ़ा डिमांड घटा, सवाल है क्यों ऐसा हुआ। सवाल फिर से जवाब वही देता है बच्चा लोग, सर दाम बढ़ा। वो पॉइंट ही नहीं है। तो प्लीज कॉन्सेप्ट को समझिए। आज हम लोग यहीं तक रख रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।